Era of Moderates 1885 to 1905। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे 1857 की क्रांति के बाद भारत में नेशनलिज्म के करंट्स शुरू होते हैं, कैसे वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का गठन होता है और किस तरह वो ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन को आम जनता के सामने उजागर करते हैं। हमने ये भी देखा कि किन कारणों से नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई और कैसे इस मूवमेंट ने खुद को सस्टेन किया। आइए अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के नेक्स्ट फेज की, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दिया। आइए शुरू करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की कहानी से। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस आने वाले समय में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने वाला अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला था, लेकिन इसके फॉर्मेशन का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्सी का मुद्दा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन का क्रेडिट कई हिस्टोरियंस एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम को देते हैं, न कि इंडियन लीडर्स को। इस आर्ग्यूमेंट को हम सेफ्टी वाल्व थ्योरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहती है कि ब्रिटिशर्स ने 1857 की क्रांति को देखा था और उन्हें यह मालूम था कि इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन फिर से ऐसे कई मेजर रिबेलियंस को जन्म दे सकती थी। इसलिए वो चाहते थे कि ऐसी टेंशन्स को अवॉइड किया जा सके और इसका सबसे अच्छा तरीका था इंडियंस को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर उनके गुस्से और डिसएन्चेंटमेंट को बिल्डअप होने से रोकना। ये एक साइकोलॉजिकल गेम की तरह देखा जा सकता है, जहां नाराज इंडियंस अपनी एनर्जी को एटलीस्ट डिस्कस कर सकें, जो उन्हें एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देने में हेल्प करेगा, भले ही उनकी एक्चुअल कंडीशन में कोई बदलाव आए या ना आए। इसलिए इस थ्योरी के प्रोमोटर्स कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन A.O. ह्यूम द्वारा इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने किया था, न कि इंडियन नेशनलिस्ट्स ने। ऐसे दावे किए जाते हैं कि A.O. ह्यूम ने डफरिन के अलावा कई और ब्रिटिशर्स जैसे सर जेम्स कैड, लॉर्ड रिपन, जॉन ब्राइट एटसेट्रा के साथ भी मीटिंग्स की थी। इसके अलावा कई ब्रिटिशर्स जैसे सर विलियम वेडबर्न, जॉर्ज यूल, चार्ल्स ब्रैडलो एटसेट्रा ने हमें इस एंडेवर में सपोर्ट भी किया था। हालांकि ये थियोरी हिस्टोरियंस द्वारा लार्जली रिजेक्ट की जा चुकी है, लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन को खुद गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में डिस्क्राइब किया और कहा था कि बिना इंग्लिश सपोर्ट के INC जैसा कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इजीली सप्रेस कर सकती थी। इसीलिए गोखले खुद लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी में बिलीव करते थे। इस थ्योरी के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने INC को फॉर्म नहीं किया, बल्कि इंडियन नेशनलिस्ट्स ने ब्रिटिशर्स की सहायता से INC को फॉर्म किया, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियंस के खिलाफ डिस्ट्रस्ट के माहौल में भी INC सर्वाइव कर सके और इंडियंस की डिमांड्स को वॉइस मिल सके। इसके अलावा INC में कई इंडियन लीडर्स का रोल क्रूशल था, जो ये बताता है कि A.O. ह्यूम का INC के फॉर्मेशन में रोल लार्जली फैसिलिटेटर की तरह था। इंडियन लीडर्स ने ही INC को एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेवलप किया, जिसमें दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, आनंद चार्लू, S.N. बैनर्जी, R.C. दत्त, A.M. बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस रानाडे और बाल गंगाधर तिलक जैसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। INC में कई वुमेन लीडर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे 1890 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली पहली वुमन बनी जिन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था। खैर, A.O. ह्यूम ने इंडियन लीडर्स को कांटेक्ट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे W.C. बैनर्जी ने प्रिसाइड किया था। इसमें लगभग 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया था। धीरे धीरे INC की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और 1889 तक इंडियन डेलीगेट्स की इसमें संख्या 2000 तक पहुंच गई। लेकिन INC इनिशियली एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन ही रहा, जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस द्वारा डोमिनेटेड था। INC के लीडर्स लार्जली लॉयर्स, जर्नलिस्ट्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, टीचर्स और लैंडलॉर्ड्स क्लासेस से आते थे। INC के एम्स की बात करें तो उनका सबसे पहला एम था नेशनलिस्ट लीडर्स में फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना, ताकि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में मदद मिले और INC को और स्ट्रेंथ मिले।
आईएनसी का दूसरा एम था नेशनल यूनिटी को अक्रॉस कास्ट, क्लास और रिलीजियस लाइंस में डेवलप करना, ताकि पॉपुलर डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक यूनिफाइड तरीके से रखा जा सके और साथ में पब्लिक ओपिनियन को ट्रेनिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जा सके। आईएनसी ने अपने फॉर्मेशन के बाद कई रिफॉर्म्स की डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखी, जिनकी चर्चा अब हम करेंगे। शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे से, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। दोस्तों, आईएनसी का सबसे पहला मुद्दा था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का। शुरुआती दौर में नेशनलिस्ट लीडर्स की डिमांड थी कि गवर्नमेंट में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा हो, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। बाद में 1885 से 1892 के बीच आईएनसी लीडर्स ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपेंशन और वोटिंग राइट्स की डिमांड की। वो चाहते थे कि काउंसिल में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मेंबरशिप मिले और साथ में मेंबर्स की पावर भी इंक्रीज हो। इसके चलते ही ब्रिटिशर्स को इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 को पास करना पड़ा, जिसकी वजह से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज प्रोविंशियल काउंसिल्स में मेंबर्स इंक्रीज हुए। काउंसिल को एनुअल बजट्स डिस्कस करने की ताकत भी दी गई, लेकिन वोटिंग पावर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट्स एक्ट ऑफ 1892 से डिससैटिस्फाइड थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। नेशनलिस्ट्स की डिमांड थी कि पब्लिक पर्स में इंडियंस का कंट्रोल हो, ना कि ब्रिटिशर्स का। इसीलिए नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन को प्रमोट किया गया, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन से लिया गया था। साथ में सिर्फ कुछ मेंबर्स ही इंडियंस द्वारा इलेक्ट हो सकते थे, वो भी इनडायरेक्टली। इसके अलावा अभी भी नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी कंटिन्यूड रही। बाद में 20th सेंचुरी की शुरुआत में नेशनलिस्ट लीडर्स ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के सेल्फ गवर्निंग मॉडल को इंडिया में स्वराज्य के कॉन्सेप्ट के थ्रू रेज किया। सबसे पहले स्वराज्य की डिमांड गोखले के बनारस सेशन 1905 और दादाभाई नौरोजी के कोलकाता सेशन 1906 से हुई, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। आइए अब समझते हैं आईएनसी के नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा को, ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दोस्तों, अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स ने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक्सपोज किया और समझाया कि कैसे वो हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पॉवर्टी और फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न इंडस्ट्री का कारण है। दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी के थ्रू ये क्लेम किया कि ब्रिटिशर्स इंडियन वेल्थ को इंडिया में इन्वेस्ट करने की बजाय उसे इंग्लैंड ले जा रहे थे। यह थियोरी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के इकोनॉमिक एस्पेक्ट का फाउंडेशन स्टोन बनी। खैर, अर्ली नेशनलिस्ट्स ने पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज को तेज गति देने का सजेशन भी दिया, और साथ में नेशनलिस्ट चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टैरिफ और गवर्नमेंट एड के थ्रू मॉडर्न इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे। इसके अलावा लेटर फेज में नेशनलिस्ट लीडर्स ने स्वदेशी जैसे न्यू आइडियाज को पॉपुलराइज भी किया और ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट को प्रमोट किया। अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंडियन लीडर्स ने कई आंदोलन भी किए, जिनमें लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन, प्लांटेशन लेबरर्स के वर्किंग कंडीशंस में इंप्रूवमेंट, सॉल्ट टैक्स का एबोलिशन और ब्रिटिश गवर्नमेंट की मिलिट्री एक्सपेंडिचर में रिडक्शन जैसी डिमांड्स इंक्लूडेड थीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिफॉर्म्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिफॉर्म्स। नेशनलिस्ट्स मांग कर रहे थे कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस को इंक्लूड किया जाए, ताकि इंडियंस का गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन इश्यूज पर सेंसिटाइज करेगी, जिससे उनकी कंडीशंस इंप्रूव हो सकेंगी। इसके अलावा फाइनेंशियली बात करें तो सर्विसेज में यूरोपियन मोनोपोली के दो मुख्य नुकसान भी थे, जिसके चलते नेशनलिस्ट्स इंडियनाइजेशन की डिमांड कर रहे थे। पहला यह था कि सेम क्वालिफिकेशन होने के बाद भी यूरोपियन ऑफिशियल्स को काफी ज्यादा सैलरीज और एमोल्यूमेंट्स मिलते थे, जिसकी वजह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता था। वहीं इंडियन ऑफिशियल्स की सैलरीज और एमोल्यूमेंट्स कम होने के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर काफी कम हो सकता था। दूसरा, यूरोपियन ऑफिशियल्स अपनी सैलरीज का ज्यादा हिस्सा और पेंशन को इंग्लैंड में भेज देते थे, जिसकी वजह से इंडियन ट्रेजरी का ड्रेन होता था। अगर हम जुडिशियल रिफॉर्म की बात करें तो नेशनलिस्ट्स की एक मेजर डिमांड थी सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का अलग करना। इसके अलावा नेशनलिस्ट्स ने यह डिमांड भी रखी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस पे ट्रस्ट करे
और उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म्स रखने और यूज करने की परमिशन दे। बाकी डिमांड्स में इंक्लूडेड था वेलफेयर स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट, मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सपेंशन, मॉडर्न एजुकेशन का मास लेवल पर स्प्रेड और टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का प्रमोशन, ताकि इंडियंस को ब्रिटिश रूल के इम्पैक्ट का रियलाइजेशन हो सके। नेशनलिस्ट लीडर्स ने पेजेंट्स को मनी लेंडर के क्लचेस से बचाने के लिए एग्रीकल्चरल बैंक्स को इस्टेब्लिश करने की भी मांग की। दोस्तों, यहां यह मेंशन जरूरी है कि नेशनलिस्ट्स का ध्यान न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तक सीमित था, बल्कि पेजेंट्स और फार्मर्स के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पर भी था, जिसमें फार्मर्स को फैमिन से बचाने के लिए उन्होंने इरिगेशन को एक्सपैंड करने की मांग की। नेशनलिस्ट लीडर्स ने पुलिस सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की मांग की, जिससे कि पुलिस ऑनेस्ट और सही तरीके से काम करे, ताकि लोगों का विश्वास पुलिस पर बढ़े। लेटर नेशनलिस्ट लीडर्स ने इंडियन वर्कर्स और इंडेंचर्ड लेबरर्स को भी डिफेंड किया, जो साउथ अफ्रीका, मलया, मॉरिशस, वेस्ट इंडीज और ब्रिटिश गायाना में काम कर रहे थे, ताकि उनके वर्किंग कंडीशन को बेहतर और वेजेस को इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा वो डिफेंस और सिविल राइट्स की भी मांग कर रहे थे। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस के इंपॉर्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, क्योंकि अब तक नेशनलिस्ट को इनकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी। फॉर एग्जाम्पल, 1897 में जब बॉम्बे गवर्नमेंट ने बी.जी. तिलक को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने और लिखने के लिए अरेस्ट कर लिया और पूना के 2 लीडर्स नाटू ब्रदर्स को भी विदाउट ट्रायल अरेस्ट कर लिया गया, तब पूरे देश में प्रोटेस्ट्स देखे गए। इसी दौर में तिलक एक पावरफुल लीडर की तरह इंडियन पॉलिटिकल सीन में इमर्ज भी हुए थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई वेरियस रिफॉर्म्स की। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिकल मेथड्स की, जिसको नेशनलिस्ट लीडर्स ने अडॉप्ट किया। मेथड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों, 1885 से 1905 तक आईएनसी में मॉडरेट लीडर्स का डोमिनेंस रहा, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रासबिहारी बोस और एम.जी. रानडे। मॉडरेट्स ग्रेजुअल रिफॉर्म्स और स्लो चेंज में विश्वास रखते थे। वो ब्रिटिश रिप्रेशन से अवेयर थे और इसीलिए वो किसी भी तरीके के नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल में विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उनके मेथड्स को पेटिशन, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट्स या 3P मॉडल के लेंस से देखा जाता था। मॉडरेट लीडर्स अपने इश्यूज को जुडिशियल रूट्स, पेटिशन टू गवर्नमेंट और राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स जैसे टूल्स के थ्रू रेज करते थे, और ये उम्मीद करते थे कि अगर ब्रिटिशर्स को इंडियंस के हालातों के बारे में अवेयर करवाया गया तो वो उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। वो अपनी स्पीचेस के थ्रू पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियन को भी रेज करते थे। इससे मॉडरेट लीडर्स ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को फाउंडेशन देने का काम किया और डिफरेंट रीजन के लीडर्स को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ आईएनसी। आइए ब्रिटिश गवर्नमेंट के आईएनसी के प्रति एटीट्यूड को समझते हैं। ब्रिटिश रिएक्शन टू आईएनसी। दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू से ही इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति काफी हॉस्टाइल थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने नेशनलिस्ट लीडर्स को डिसलॉयल बाबूज, सेडिशियस ब्राह्मण्स और वायलेंट विलेंस से संबोधित किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आईएनसी की कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन ज्यादातर डिमांड्स को निग्लेक्ट किया। साथ में आईएनसी के प्रोटेस्ट को रिप्रेसिव पुलिस एक्शन के थ्रू दबा दिया गया और सेडिशन के चार्ज में नेशनलिस्ट लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, जिसमें तिलक का नाम इंपॉर्टेंट है। खैर, अब हम इवैल्यूएट करते हैं आईएनसी में मॉडरेट फेज के सक्सेसेस को। इवैल्यूएशन ऑफ मॉडरेट फेज। दोस्तों, मॉडरेट लीडर्स की सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस थी कि इन्होंने नेशनल अवेकनिंग को प्रमोट किया। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स का असली चेहरा इंडियंस के सामने एक्सपोज करने का काम भी किया। नेशनल मूवमेंट के मॉडरेट फेज में आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को भी प्रोपेगेट किया गया था। मॉडरेट लीडर्स ने ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक कैरेक्टर को एक्सपोज करने के साथ एक कॉमन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी इवॉल्व किया। इसके अलावा मॉडरेट फेज ने ही इंडियंस को ये मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दिया कि वो खुद को गवर्न कर सकते हैं और उन्हें ब्रिटिशर्स की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये तो हुई कहानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेकर मॉडरेट फेज के अचीवमेंट्स तक की। आने वाली वीडियोस में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट फेज को देखेंगे, जिसने नेशनल मूवमेंट को एक नई दिशा दिखाने का काम किया।